नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, एक मेरा दूसरा भी चैनल है स्मार्ट रेलवे मास्टर, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं जिसको आप देखकर आगे बढ़ पाएंगे। आप यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप यहाँ से प्रमोशन लेकर ले पाएंगे, और यदि आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो भी यहाँ से सरकारी नौकरी संबंधी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जो आप अपने योग्यता के अनुसार यहाँ से आप वीडियो को देखकर अपनी नौकरी पा सकेंगे। तो साथियों, आपसे आग्रह करूंगा कि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसे आप पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। साथियों, चलिए एक बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और जानेंगे और समझेंगे इसको कि इसको कैसे भरना है। और साथियों, यदि आपने एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाकर उसे भी देख लीजिएगा। उस वैकेंसी में मैंने असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होगी उसके बारे में डिटेल से बताया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप मेरे चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर में जाइए, मेरे लोगो पर क्लिक करिए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो अपलोड किए गए हैं सरकारी नौकरी संबंधित, उसको आप एक बार एक एक करके देखिए, जरूर देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए इस वैकेंसी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा से वैकेंसी निकली हुई है, तो चलिए और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनका एड्रेस दिया हुआ है, कहाँ, गोमती नगर में है, लखनऊ में है। ये इनके वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर दिया है upssc.gov.in से, पर इसका वेबसाइट का है एड्रेस। यहाँ पर ईमेल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, online.upssc.nic.in पर आप मेल भी कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो मेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके लिए विज्ञापन संख्या निकला हुआ है, विज्ञापन संख्या 16 परीक्षा /2026 विज्ञापन संख्या है। किसके लिए विज्ञापन संख्या है? यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होगी। किस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे इंग्लिश में देख लीजिए प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे शॉर्ट में PET कहा जाएगा। 2026 का ही परीक्षा होने वाला है। तो देखिए किस पोस्ट के लिए निकला हुआ है, आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप मत करके देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी ना हो सके। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए, विज्ञापन की तिथि है 1 अगस्त 2026 को निकला हुआ है, और पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 3 अगस्त 2026 से शुरू हो गया है। भरना फॉर्म को शुरुआत हो गई है, तो आप भी मेरे वीडियो को देखकर तुरंत से तुरंत इस फॉर्म को भर दीजिए, लास्ट समय का इंतजार मत करिए। देखिए, पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 1 सितंबर 2026, और 1 सितंबर का इंतजार मत करिए, पहले ही फॉर्म को भर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन आप कराना कुछ चाहते हैं तो 8 सितंबर 2026 को ये होने वाला है, उस तक आप करा सकते हैं, लेकिन सही फॉर्म भरना है। संशोधन की क्यों आवश्यकता हमको करने की है? क्योंकि उसके लिए फी लगता है एक्स्ट्रा, तो हम संशोधन में नहीं जाने वाले हैं। हम अच्छी तरह से फॉर्म को भरेंगे, समझ कर भरेंगे। तो आप इस वीडियो को इसी बात पर लाइक और कमेंट जरूर करिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या दिया हुआ है 1103/47 का, ये सब देख सकते हैं, दिनांक ये सब देख सकते हैं, जो हमारे काम का चीज़ है। आगे देख लेते हैं। उसके ये सब चीज़ों के अनुमोदन के आधार पर द्विस्तरीय प्रणाली परीक्षा आयोजित की जाएगी। अनुमोदन किया गया उसका देखिए, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु संबंधित कार्यवाही द्वितीय स्तरीय परीक्षा प्रणाली। मतलब कहने का मतलब, ये नियम कानून जो दिया है, दिनांक के जो ये शासनादेश दिए हैं, इसके आधार पर आपको ग्रुप सी में समूह ग में जितने भी पद आते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? कौन परीक्षा आयोजन करेगा? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा आयोजित करेगा। 2 स्तरीय होगा, 2 स्टेज में होगा। उसके आधार पर कुछ पद आगे दिए गए हैं जो आगे आपको मिलेंगे, उसके आधार पर आपको नियुक्ति की जानी है। काफ़ी अच्छे भी पोस्ट यहाँ पर होते हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या BPSC की कर रहे हैं, या JPSC कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ये थोड़ा आसानी से निकल जाता है। अगर उसमें आपका फाइनल नहीं हो रहा है तो यहाँ होने की आपकी ज़्यादा चांसेज है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। आगे देखते हैं।
पहले तो सबसे बड़ी बात है कि वन टाइम हर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखिए, वन टाइम में रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो जितने भी उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो है, इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इससे जितने भी वैकेंसी है उसमें ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन काम आएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको। तो इस व्यवस्था दिनांक 14/7/2026 से प्रचलित है। उक्त व्यवस्था लागू होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा समय समय पर प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करते समय मूलभूत सूचनाएं बार बार दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने क्या बोल दिया आपको, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वेबसाइट पर जाकर, इसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो जितने भी वैकेंसी आगे निकलेगी और भी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें बार बार ये चीज़ नहीं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर लिखा भी है, इस संबंध में आयोग की विज्ञप्ति 45/17 विज्ञापन अनुदेश 11/2026 OTR/2026 दिनांक 14 जुलाई 2026 के 26 आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जा सकती है, वहाँ पर देख सकते हैं। OTR आपको एक बार करना है रजिस्ट्रेशन। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के आवेदन 2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UPSSC 3 बार एस है भाई, UPSSC.gov.in पर आप OTR पंजीकरण की व्यवस्था है, उन व्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देश को भलीभांति अध्ययन कर लीजिए। आप अध्ययन कर ऑनलाइन OTR पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। आपको OTR करना है, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ये बात आपको ये लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए इसको बात को। ऑनलाइन OTR पंजीकरण संपन्न होने के पश्चात ही अभ्यर्थी जो है अर्हता परीक्षा PET 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पहले OTR करना है, उसके बाद दूसरा आपका क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप डाक से नहीं फॉर्म भेज सकते हैं, कुरियर से नहीं भेज सकते हैं, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने से आपको पहले क्या करना है, OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, आपके लिए हम सहायता के लिए उपलब्ध हैं। जिसको भी दिक्कत हो रही हो कोई, तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा OTR में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित है, कोई भी उसमें गलती नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, सही सही भर लीजिए OTR को, क्योंकि आपको आगे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यदि अभ्यर्थी OTR में संशोधन कराना चाहते हैं तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के पंजीकरण से पूर्व OTR में अनिवार्य रूप से संशोधन करना होगा। पहले OTR आपका सही होना चाहिए, OTR में कोई मिस्टेक है तो उससे करेक्शन करा लीजिए, उसके बाद जो है ऑनलाइन फॉर्म भरिए। ठीक है, ये बात यहाँ कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। PET 2025 के पंजीकरण के संख्या के माध्यम से OTR आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त OTR में समस्त दर्ज विवरण संशोधित किया है। जैसे 2025 में जो PET हुआ है तो उसमें भी आपने किसी ने रजिस्ट्रेशन मान ली किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, तो नाम तो सेम ही रहेगा, जन्म तिथि तो सेम ही रहेगा, मोबाइल नंबर तो सेम ही रहेगा, लेकिन और कुछ चीज़ होगा जो है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं जाकर। तो ये बात यहाँ कहा जाए, जो 2025 में जिन्होंने OTR किया है तो उसमें कुछ चीज़ें आपको संशोधित करना पड़ेगा। नवीन रूप से OTR पंजीकरण करने वाला, अगर कोई नया भरना चाहता है एकदम 2026 में, उसके पहले नहीं भरा है, OTR नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, तो 2026 में कोई कर रहा है, तो करने वाले अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा। उक्त के अतिरिक्त OTR में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं, और भी जो चेंजिंग करने लायक है, जो चेंज करने लायक उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 की पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी OTR एवं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के आवेदन पत्र में
पत्र में उक्त विवरण संशोधित नहीं कर पाएंगे। अभी आपने ओटीआर भर दिया, ओटीआर कर लिया, उसके बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, दोनों हो गया आपका, तो आप कोई भी करेक्शन नहीं करा पाएंगे इसमें। इसलिए सही सही ओटीआर भरिए और फॉर्म भी सही सही भरिए। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन ऑनलाइन प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाए। कोई भी आपका रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार किया जाएगा। आप ऑफिस में जाकर भी नहीं बोल सकते हैं, ऑनलाइन भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए आप सही सही फॉर्म को भरिएगा। आपसे मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। अब देखिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है। यह 2 स्तरीय परीक्षा होगा, 2 स्टेज में होगा। 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश स्नातक सेवा चयन आयोग के परिधि में आने वाले विभिन्न विभाग, इसके जो परिधि है उसके आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किए जाना अनिवार्य है। जितने भी डिपार्टमेंट है जो इनको दिए हैं, जो इसके थ्रू उनकी पोस्टिंग की जानी है, चयन की जानी है, तो उसके लिए आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में भाग लेना जरूरी है, तभी आपकी नियुक्ति हो पाएगी, नौकरी मिल पाएगी। यहाँ पर लिखा समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश 316/47 का -3 2025 दिनांक 28/4/2000 में उल्लेख है कि सम्यक विचय रूपांतर, ये पूरा पढ़ लीजिए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये थोड़ा पढ़ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसमें क्या लिखा है तो आप देख सकते हैं। पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर अनुरोध किया जाता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड अंकों का बात कर रहा है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, हाईलाइटेड है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, एक बार स्टॉप करके वीडियो आप पढ़ सकते हैं इसको। तो आप देख लीजिए इसे अपने से भी। यह भी स्पष्ट किया जाता है मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में आवेदन करने वाले प्रतिभाग करने अथवा उसके परिणाम स्कोर का निर्गत होने के आधार पर आप किसी पद के सापेक्ष चयन के विचार हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं। ये आपके पास आपने परीक्षा दे दिया तो ये नहीं है कि फिक्स हो गया कि आपका नौकरी मिल जाएगा, आपका चयन हो गया, नहीं। जो मार्क्स लाना होगा, यहाँ कटअप लाना होगा, जो प्रक्रिया रहेगी उसकी पूरी करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद ये आयोग के परिधि में आने वाले पद कौन कौन से हैं, किस पदों पर आपको नियुक्ति होनी है, वो तो जानना जरूरी है। या आप किस के लिए एग्जाम ये दे रहे हैं, तो यहाँ पर देख लिया उत्तर प्रदेश स्नातक सेवा चयन आयोग के परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्न प्रकार है। कौन कौन से विवरण है देखिए, 3.1 में दिया है उत्तर प्रदेश स्नातक चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नलिखित पदों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से पद आएंगे इसके द्वारा जो एग्जाम ये होगा, उससे किस किस पदों की पर नियुक्ति होगी। इस नियम के उपबंध समूह ख से में निम्न समूह ग के आपकी पोस्टिंग हो रही है, किसमें, ग्रुप सी में हो रही है। समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, सचिवालय में पोस्टिंग होगी आपके, तो कितने अच्छे पोस्ट है आप समझ सकते हैं। और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम, कोई बोर्ड है, निगम है, जैसे जल निगम बोर्ड है, बहुत तरह के बोर्ड होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी इसकी नियुक्ति होगी। किसी अन्य कानूनी निकाय, कोई कानूनी निकाय है, तो जैसे आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, स्टेट ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत सी जैसे ट्रिब्यूनल्स भी होंगे, तो वहाँ पर भी हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आगे पता चल जाएगा। समस्त समूह ग के पदों पर लागू होंगे। कहाँ पर पोस्टिंग होगी, सचिवालय में हो जाएगी, या स्टेट द्वारा कोई भी नियंत्रित या स्थापित बोर्ड है, निगम है, तो वहाँ पर भी पोस्टिंग होने वाला है, या कोई कानूनी निकाय है, वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा भी सकता है और जोड़ भी सकता है। ये हो गया आपका, आप देख सकते हैं। और आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या 91/2/47-3-13/7/2006 दिनांक 15 दिसंबर 2014 का सूचना ये देख सकते हैं। द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्नातक चयन आयोग अधिनियम 2014 अधिनियम संख्या 20 सन 2014 की धारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अब देखिए यहाँ पे स्केल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है, वेतन बैंड क्या रहेगा,
यहाँ पर 5200 से लेकर, ये बेसिक की शुरुआत आपको 5200 से होगी और बढ़कर 20,200 से हो जाएगी और ग्रेड पे 1900 रहेगा। ये तो ग्रेड, ये लेवल 1 का है ये। इससे अधिक किंतु बैंड ग्रेड 2 जिसकी बेसिक की शुरुआत 9300 से लेकर 34,800 तक रहेगी में ग्रेड पे 4600 से कम किसी भर्ती, 4600 से कम वाला कि सीधी भर्ती के समस्त पद इसमें आएंगे। कौन कौन आएंगे? एक तो ग्रेड पे 1900 वाला और ग्रेड पे 2400 है और ग्रेड पे 2400 के बाद 2400 है ना, 2800 है, उसके बाद है नहीं 1900 के बाद 2000 भी एक ग्रेड पे है, 2000, 2400, 2800, उसके बाद 4200 है। तो 4200 तक इस जो ग्रेड पे होंगे उसकी नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। 4600 से कम लिखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में निर्दिष्ट किए गए हैं। तो इन ग्रेड पे पर भी 1900 ग्रेड पे, 2000, 2400, 2800 और 4200 वाले ग्रेड पे की यहाँ से नियुक्ति होने वाली है। तो ये देख सकते हैं जैसा कि विज्ञापन के प्रस्तर 2.2 से स्पष्ट है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं के सापेक्ष आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षाओं के विज्ञापन से आच्छादित पदों पर चयन हेतु समय समय पर प्रारंभिक परीक्षाओं के वैध स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा प्रतिभाग करने हेतु इन कह रहा है कि पीटी की परीक्षा होगा, उसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनसे मुख्य परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये कह रहे हैं आगे किसी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करते समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय निर्धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग उसके धारित प्रमाणिक अर्हता में वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर। ये कह रहा है कि अगर 2-3 आपके पास वैध मार्क्स हैं तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो वैध आपके सर्वाधिक वैध वाले नॉर्मलाइज अंक है उसके आधार पर आपकी पोस्ट की नियुक्ति की जाएगी। पढ़ सकते हैं, थोड़ा और अपने से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु बाद में भी थोड़ा आपको पता लगेगा, धीरे धीरे ऐसा चीज़ हिंदी में भी लिखा है, टफ लिखा है काफ़ी। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश क्या है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको सिस्टम लागू रहेगा। अन्य की ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किसी अन्य माध्यम से आपको फॉर्म का स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको फिजिकली फॉर्म नहीं जमा करना है, कुरियर से नहीं भेजना है, डाक से नहीं भेजना है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के अंतर्गत केवल एक ही आवेदन करना है, आपको 2 आवेदन नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, एक ही करना है। कैसे करना है देख लेते हैं, थोड़ा तेज़ी में बढ़े हैं, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। पहले क्या होगा, साइट पर जाइए, उसके बाद ऐसा प्रमाणीकरण दिखेगा, उसके बाद पंजीकरण करना होगा, उसके बाद शुल्क का भुगतान करना होगा, उसके बाद प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जो फॉर्म भरिएगा उसका प्रिंट आउट लेकर रखना होगा, क्योंकि आपको मेंस भरने में दूसरे स्टेज में या इंटरव्यू के समय में, अगर इंटरव्यू है तो वहाँ पर भी काम हो लगेगा, नियुक्ति के समय आपको काम लगेगा, इसलिए प्रिंट आउट निकाल कर रखना मैंडेटरी है। अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हैं ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। कौन कौन प्रक्रिया, पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन तो आप जान ही चुके हैं कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने OTR संख्या आपको एक मिलेगा, OTR संख्या और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अंकित करने के बाद आप गेट OTP करेंगे, OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त करके तत्पश्चात OTP एवं वेरिफिकेशन कोड आपको मिलेगा एक, उसको प्रविष्ट करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। आपका आवेदन पत्र प्रदर्शित हो जाएगा। उक्त आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा OTR में दर्ज विवरण स्वतः प्रदर्शित, जब आपने OTR भरे हैं उसमें पूरा डिटेल्स दिए हैं, जब आप यहाँ पर करेंगे लॉगिन करेंगे तो पूरा पहले वाला जो OTR भरे हैं वो आ जाएगा वहाँ पर। आगे देखते हैं, उसके बाद OTR तो आपका हो गया। यहाँ पर OTR आवेदन पत्र में शेष विवरण आपको भरना, पहले तो OTR वाला पोर्शन आपको खुल जाएगा, उसके बाद दूसरा पेज आपका समझिए, आवेदन पत्र में शेष विवरण आपको भरना। क्या क्या भरना है, अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इंटरमीडिएट यदि हो तो उसका वैवाहिक परिस्थिति, मैरिज या
अनमैरिड है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं तो वो भी, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो वह भी, सैन्य विनियोजित पूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है वो भी खिलाड़ी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगता श्रेणी, आयु में अतिरिक्त शिथिलता के संबंधित विवरण आदि अंकित करना होगा। और एज में आप रिलैक्सेशन मांग रहे हैं तो आप भरना पड़ेगा आपको यहाँ पर डिटेल्स। घोषणा आपको एक भरना, ये घोषणा रहेगा, उसमें घोषणा रहेगा। आवेदन पत्र के निचले भाग में अभ्यर्थियों के लिए घोषणा पत्र प्रदर्शित होगा, एक नीचे में दिखाई देगा आपको। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो घोषणा की अंतर वस्तु को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यदि अभ्यर्थी घोषणा से सहमत है तो यस विकल्प का चयन करें कर वेरिफिकेशन कोड आपको अंकित करते हुए सबमिट, वेरिफिकेशन कोड मिला है पहले से, देखिए मिला रहेगा, उस कोड को उसमें डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन आपको एक स्लिप प्रदर्शित होगी जिसमें 11 अंक का पंजीकरण संख्या अंकित होगा, इसको नोट करके रखना है भाई। उक्त रजिस्ट्रेशन स्लिप को भविष्य में सुरक्षित रखें, इसका भी प्रिंट निकाल लीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर भी 11 अंक का नोट करके रखिए, आगे आपको जरूरत में होने वाला इसका। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फीस शुल्क का भुगतान करना है। पंजीकरण, आपको पंजीकरण संख्या प्राप्त हो ही गया है, होने के पश्चात रजिस्ट्रेशन स्लिप के पृष्ठ पर उपलब्ध प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, एक प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन फ़ी को यहाँ पर भरना है। अभ्यर्थी शुल्क के उपरांत भुगतान होने के उपरांत भुगतान की पुष्टि होने के कुछ समय तक प्रतीक्षा करें आप। पुनः इस अवधि में किसी भी बटन पर को पुनः क्लिक न करें, ब्राउज़र को रिफ्रेश अथवा बंद न करें। आपको लास्ट में यहाँ पर प्रिंट आउट निकलना है। सफल भुगतान के पुष्टि होने के बाद आप स्वतः डाउनलोड एवं प्रिंट हेतु आपका आवेदन पत्र दिखेगा, वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, आप फी को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई, ई चालान के माध्यम से आप भर सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। किसी अन्य माध्यम से आपको फी नहीं भरना है, इसी जो दिया है इसी भरना है। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क सफलतापूर्वक भुगतान किए जाने के उपरांत, यहाँ पर दिया है 2 नंबर में, आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं होता है तो इसका आश्रय यह है कि जो आप अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष भुगतान किए गए शुल्क का समायोजन नहीं हो सका है। जो आपने फ़ी भरा है वो सही ढंग से फ़ी नहीं भरा पाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं भरा है। ऐसी स्थिति में आप अभ्यर्थी को क्या करना है, एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत उपलब्ध अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी को डबल वेरिफिकेशन मोड में यहाँ पर दिया है, पूरा प्रोसेस दिया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये सब दिया है। फ़ी के बारे में यहाँ तक दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आवेदन शुल्क कितना भरना है ये देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। आवेदन शुल्क देखते हैं। आवेदन शुल्क श्रेणीवार इस प्रकार है। अनारक्षित कैटेगरी के लिए 160 रुपये भरना है और प्रोसेसिंग चार्ज 25 रुपये भरना है। इस प्रकार 185 रुपये टोटल फी आपको अदर कैटेगरी के लिए, अनारक्षित कैटेगरी के लिए भरना है। अनारक्षित कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के भी लोग आएंगे और अदर स्टेट के भी हैं, बिहार के भर सकते हैं, झारखंड के लोग भर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के भर सकते हैं, मध्य प्रदेश के लोग अदर में भर सकते हैं यहाँ पर इस फॉर्म को। तो आप इस स्टेट से भी हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि ये हिंदी माध्यम के राज्य हैं, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं ओपन कैटेगरी में। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 160 25 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज ऑनलाइन, 185 रुपये उनको भी है। अनुसूचित जाति के लिए आवेदन शुल्क 70 रुपया है, 25 रुपये प्रोसेसिंग फी है, इनको 95 रुपया देना है। अनुसूचित जनजाति के 70 रुपया आवेदन शुल्क है, 25 रुपये प्रोसेसिंग फी है, 95 रुपया देना है। दिव्यांगजन हेतु 25 रुपया केवल प्रोसेसिंग फी देना है, इनको आवेदन शुल्क नहीं देना है, इसका इनको 25 रुपया लगने वाला है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और स्वतंत्रता सेनानी है उसके बारे में यहाँ पर दिया है, तो वो पढ़ सकते हैं, खिलाड़ियों के लिए दिया है। आवेदन का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकाल कर आपको रखना है, जरूरी है निकालना। तो ये पढ़ सकते हैं। आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना है यहाँ पर दिया है, तो आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने के बारे में क्या लिख रहा है एक बार देख सकते हैं जरा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत ही आवेदन पत्र में अन्वय विवरणों को आप पूरा सबमिट कर देंगे, तो आप कुछ संशोधन करने चाहते कर सकते हैं। उसके होम पेज पर जाना होगा, मॉडिफाई में जाना होगा, सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे, तत्पश्चात उसके
पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल और पर एक OTP आया प्राप्त होगा। तो उसके पश्चात आप यहाँ पर अपना क्या चीज़ संशोधन कर सकते हैं वो भी लिखा होगा। आवेदन पत्र में ईमेल, इंटरमीडिएट अर्हता, वैवाहिक परिस्थिति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग श्रेणी आदि आयु में अतिरिक्त शिक्षण संबंधी में संशोधन आप इसी में कर सकते हैं। ये सब चीज़ों में आप संशोधन कर सकते हैं। आगे देखिए, आवेदन पत्र में अनुमेय संशोधन दिनांक 10/8/2026 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। करेक्शन कब तक कर सकते हैं? 10/8/2026 से उपलब्ध रहेगा। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8/9/2026 है। इसके बाद संशोधन नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए, शैक्षिक योग्यता क्या मांगा गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में हाई स्कूल क्या मांगा गया? हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आप 10वीं पास है तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। आगे आपको जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो और अच्छी बात है, आपको फायदा ही देगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन 10वीं पास पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए इस आधार पर आप भर सकते हैं। इस बात पर आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। भरें। आप दोस्तों को अपनी सहायता करिए, दोस्तों को पास भेज दीजिए जो मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा क्या मांगा गया यहाँ पर? आयु सीमा देखना होगा हमें, कितनी आयु के लोग भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष चाहिए एज यहाँ पर, और अधिकतम 40 वर्ष प्राप्त। आज 40 वर्ष तक आपकी एज है, न्यूनतम 18, अधिकतम 40 वर्ष। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और आयु सीमा में छूट कितना है देख लीजिए। यहाँ पर छूट के बारे में दिया है। छूट के बारे में आप अपने से पढ़ लीजिए, ये कौन कौन छूट आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो छूट आप यहाँ पर आपको मिलने वाला है, देख सकते हैं। छूट के बारे में दिया हुआ है। आरक्षण के बारे में दिया है, तो आरक्षण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किए जाने विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान अधिनियम शासनादेश एवं सेवानिवृत्ति के अनुसार लंबवत आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के माध्यम के लिए है। शैक्षिक आरक्षण जो है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और उत्कृष्ट के लिए अनुमेय होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। फिर इसके ज़्यादा ये पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा देना है हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा इसको। देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के पत्र संख्या ये देख लीजिए। दिनांक भी दिया है, दिनांक ये दिया। अनुमोदित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों को सूचनार्थ संलग्न है तथा परीक्षा से तिथि से संबंध में यथावत सूचित किया जाएगा। आपको एग्जाम किस डेट को होगा इसके बारे में बाद में सूचना दी जाएगी। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, कुल प्रश्न 100 रहेंगे। परीक्षा के 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होने वाला है। टोटल अंक 100 रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए। देखिए आगे सिलेबस देखते हैं, बढ़िया देख लीजिए सिलेबस अच्छे से देखिए। भारतीय इतिहास रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसके लिए 5 अंक रहेंगे। यहाँ पर इतिहास में और भी रहेंगे, ये देख लीजिए। गौतम बुद्ध का जीवनी, गौतम बुद्ध रहेगा। जैन महावीर का जीवनी, मौर्य वंश, अशोक के बारे में जानकारी आपको रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में पूछा जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में, राजपूत कला के बारे में पूछा जाने वाला है। 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यहाँ पर आपको ये सिलेबस रहने वाला है इतिहास का 5 मार्क्स के लिए। और 5 मार्क्स के लिए देखिए यहाँ पर रहने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, और देशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्रवाद का उदय, यहाँ पर विधायिकी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर रोल है।
तो यहाँ पर 5 मार्क्स का ये भी पूछे जाने वाले हैं। हिस्ट्री तो आसान दिया है। भूगोल भी देख लेते हैं। भूगोल ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। नदियाँ एवं नदियों, घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संपदा, विशेषकर भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा। कौन से खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन सा राज्य उस प्रथम स्थान पर है, ये पूछा जाता है। भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल पूछा जाएगा। जलवायु मौसम पूछा जाएगा। टाइम जोन पूछा जाएगा। जनसांख्यिकीय परिवर्तन एवं प्रवास पूछा जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, किस देश का सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, जवाब दीजिए कमेंट में हमको। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा 1947 से 1991 तक की जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्य हैं वो पूछा जाएगा। यहाँ पर योजना आयोग पूछा जाएगा। पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा। नीति आयोग के बारे में पूछा जाएगा। मिश्र अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में हरित क्रांति के दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता हूँ, जे फ्लड बैंक का स्थापना कब हुआ, सब आपको जवाब दीजिए कमेंट में। आगे देखते हैं, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। जीएसटी के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछा जाएगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी का पोर्शन इधर आ जा रहा है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये भी 5 मार्क्स का रहेगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से पूछा जाएगा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौजूद विशेषताएं, राज्य के राजनीतिक निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध पूछा जाएगा। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था। पंचायती राज से नगर निगम से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है, जरूर कमेंट करके बताइए मुझे। पंचायती राज और नगर निगम की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है, कमेंट करके मुझे बताइए। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पूछा जाएगा। प्रारंभिक और गणित में क्या पूछा जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखिए पूर्ण संख्या, विहीन और दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत पूछा जाएगा। हिंदी में क्या पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी भी रहेगा। 5 मार्क्स का ये भी रहेगा। 5 मार्क्स के सब रह रहे हैं। तो 5 मार्क्स का क्या पूछेंगे, संधि पूछेंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग पूछा जाएगा ये। उसके बाद क्या पूछा जाएगा, सुश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचना, ये पूछा जाएगा। सामान्य 5 मार्क्स का रहेगा। सामान्य अंग्रेजी 5 मार्क्स का, अंग्रेजी से भागिएगा नहीं, अंग्रेजी 5 मार्क्स का यहाँ पर है। अंग्रेजी व्याकरण पूछा जाएगा और पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा तर्क शक्ति एवं तर्क एवं तर्क शक्ति से रीजनिंग यहाँ पूछने वाला है। बृहत्तम लघु क्रम एवं रैंकिंग संबंध, ब्लड रिलेशन संबंध, समूह से भिन्न से अलग करना, कैलेंडर और घड़ी से कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा। निगमात्मक तर्क एवं कथन विश्लेषण और निर्णय से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछने वाले हैं। समसामयिकी, भारत और विश्व से करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का रहेगा करंट अफेयर्स, 10 मार्क्स का। सामान्य जनरल अवेयरनेस भी 10 मार्क्स का यहाँ पर है, देख सकते हैं। सामान्य अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन उनके मुख्यालय, जैसे WTO का मुख्यालय, जैसे WHO का मुख्यालय, सब पूछा जाएगा। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत में विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, ये सब देख सकली, अब देख लीजिए। और पठित हिंदी गद्यांश पर 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 अंक का होगा, ये देख लीजिए। ग्राफ भी रहेगा, ग्राफ में विश्लेषण 2 ग्राफ रहेगा, इसमें 10 अंक रहेगा। इसके लिए तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण पर 2 तालिकाएं रहेंगी, 10 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, क्वेश्चन क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान NCERT द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। 10 और 10+2 का रहेगा। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल को आंसर रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ परीक्षा संबंधी निर्देश दिया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
अगर परीक्षा एक पाली में नहीं होगा तो 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, इसके बारे में दिया जाएगा। स्कोर जो आपका आएगा, मार्क्स आएगा, उसकी वैधता की कितने दिया जाएगी, 3 साल तक रहेगी उसकी वैधता की अवधि, 3 साल तक वो प्रभावी रहेगा। 3 साल तक अगर कोई पोस्टिंग के लिए होता है तो वहाँ से रिकमेंडेशन इस मार्च से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश क्या? उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अपनी आरक्षण समयति जरूर अंकित करें। ये पढ़ सकते हैं आप, हाई स्कूल के अनुसार आपको जन्म तिथि अंकित करना है, तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पूरा पढ़िए, डिटेल्स देख लीजिए। फॉर्म भरने वाले पूरा पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स में आरक्षण के बारे में दिया है, ऐसे पूरा आप पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल्स ये दिया हुआ है। यहाँ पर साइन भी दिया है, देखिए उत्तर प्रदेश अधिकांश सेवा चयन आयोग के सचिव का साइन है। तो आप थोड़ा नीचे वाला पोर्शन अपने से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि 10वीं पास पर वैकेंसी निकली हुई है। 10वीं पास तो बच्चे काफ़ी हैं, तो अपने दोस्तों, अपने संबंधी को जरूर भेज दीजिए वीडियो। यदि आप गार्जियन और पेरेंट देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए। आप शेयर करके पुण्य काम करिए ताकि बेरोजगार बच्चों को नौकरी मिल पाए। 10वीं पास पर वैकेंसी निकली हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरेंगे, महिलाएँ भरेंगी और आगे बढ़ेंगी और नौकरी पा सकेंगी। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके पुण्य काम करिए। एक सच्चे भारतीय होने का आप एक जो आप सच्चे भारतीय हम बोलते हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, तो हमारा कर्तव्य पूरा करना यहाँ जरूरी है। वीडियो को अधिक शेयर करना है, लाइक और कमेंट करना है, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराना है, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरे भी वॉच आवर्स ज़्यादा 4000 वॉच आवर्स चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए, और सब्सक्राइबर चाहिए 1000। दोनों चीज़ ज़रूर करा दीजिए, मेरा भी हेल्प कीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मिलजुल कर काम करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी वादे, इसी संकल्प के साथ आप सबको इतने लंबी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आपसे आज्ञा चाहूँगा कि हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।